अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, एग्जैक्ट अभी टाइम होने में भी 2 मिनट्स है, जब तक आप मुझे कंफर्मेशन दो स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर हो रही है, साउंड क्लियर है। आर यू देयर बेटे? ओके उबैदुल्ला, थैंक यू। सिर्फ उबैदुल्ला को आवाज आ रही है? थैंक यू बेटा। चलें अब ऐसा करते हैं, 2 मिनट्स बाकी स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे मैं क्लास स्टार्ट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। कम टू योर बुक ओपन कीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, तो मेरा ख्याल है उसका हाफ पोर्शन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ था, रिमेनिंग हाफ भी आपकी असाइनमेंट ही होगी। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 400। Practice question number 5 with the title of Time Life Enterprises from your book, page number 400.
अच्छा, इसमें देखें बेटे, इससे रेलिवेंट आप पॉइंट्स प्रीवियस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में पढ़ चुके। वहां पे आपने नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट मिस्टेक्स देखी और उनको रेक्टिफाई किया। मिस्टेक्स क्या होती थी कि जनाब कोई नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया है, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में उसको अब कंसिडर नहीं किया, तो नॉन करंट एसेट के अकाउंट में वो वैल्यू आनी चाहिए थी, आपने अकाउंट फॉर्ड नहीं की, तो रेक्टिफिकेशन में करेक्शन में क्या करते थे, उसे कंसिडर करते थे। अब अगर कोई अमाउंट नॉन करंट एसेट के अकाउंट में पहले से शामिल नहीं थी, अब शामिल की है, तो डेफिनेटली वो पहले डेप्रिशिएट भी नहीं हुई होगी, आपने उसको डेप्रिशिएट भी करना है। और अगर कोई अमाउंट मिस्टेकनली नॉन करंट एसेट के अकाउंट में इंक्लूड हो गई जबकि वो कोई एक्सपेंस था, तो आप क्या करते थे, आप उसे एसेट के अकाउंट में से निकालते थे। और दूसरा, क्योंकि वो पहले से मिस्टेकनली नॉन करंट एसेट के अकाउंट में शामिल था, तो डेप्रिशिएट भी हो चुका होगा, तो हम उसे डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल करते थे। तो इसी चीज की प्रैक्टिस उसने इस क्वेश्चन में दी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 विद द टाइटल ऑफ टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस। जी बेटे, मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। देखो इसमें क्या कहता है, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस as on 31st December 2013। जनाब 31st दिसंबर 2013 को उन्होंने आपकी बैलेंस शीट में से नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जनाब आपकी प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट 12.387 मिलियन और उसके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की अमाउंट 4.792 मिलियन। ये दो एरर्स इसमें दिए हुए, इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है और बेटे नॉन करंट एसेट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है। देखो रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। Determine the correct balance as at 31st December 2013 by recording appropriate adjustments in the following accounts। आपने दो अकाउंट्स ओपन करने, एक नॉन करंट एसेट का अकाउंट जो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपने ओपन करना है और इन दो एरर्स को रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करना है, हम पहले इनके अकाउंट्स ओपन करते हैं और जो रॉन्ग बैलेंस है वो ट्रांसफर करते हैं, एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास करेक्ट बैलेंस आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बेटे क्यों लेट हो रहे हो आज इतना ज्यादा? जी बेटे, एक अकाउंट हम ओपन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और सेकंड अकाउंट आपके पास ओपन होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का जो बेटे बैलेंस उसने दिया हुआ है वो कॉपी पेस्ट करते हैं 1238760। डेबिट साइड पे एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा 1238760। ये एसेट का बिगनिंग बैलेंस है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बिगनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट के लिए आएगा वो कितना गिवन है जनाब, 4792,540। क्रेडिट साइड पे 4792,540। बेटे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम योर बुक। उसमें क्या है, आपको नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी के एक एग्जांपल दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस भी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया हुआ है, लेकिन दो मिस्टेक्स हो गई हैं ये बैलेंस फाइंड आउट करते हुए। तो उन दोनों मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। आप इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस प्रीवियस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कर चुके हो, उनकी रेक्टिफिकेशन करनी है। तो जो गिवन बैलेंस है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो रॉन्ग बैलेंस है, नो डाउट वो क्लोजिंग है बट रॉन्ग है, अनएडजस्टेड है। तो एडजस्टिंग प्रोसीजर में जब वो आएगा वो बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा और एसेट का बिगनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बिगनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होता है। तो देखिए मैंने दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर किए, अब हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं। बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स दी हुई है, कहते हैं 17th January 2013 a contract was signed for the purchase of machine from Makers Limited for 1125,000 which is to be delivered on 17th July 2014।
कहते हैं आपने जनाब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हमने मेकर्स लिमिटेड से एक मशीनरी परचेज करनी है 1.125 मिलियन की। इसकी डिलीवरी कब होगी? 17 जनवरी 2014 में। लेकिन उसके लिए टीएलई ने एडवांस पे कर दिया 4,50,000 का ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटे, मशीन की टोटल कॉस्ट है 1.125 मिलियन। इसको परचेज करने के लिए 2013 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2013 हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर में आपने 1.125 11,25,000 में से 4,50,000 की एडवांस पेमेंट कर दी। अभी एसेट हमारे पास नहीं आया, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और हमने उसके अगेंस्ट में एडवांस पे किया है। जब तक बेटे प्रॉपरली एसेट हमारी ऑनरशिप में ट्रांसफर नहीं हो जाता, हमारे पास नहीं आ जाता, हम उसे यूज करना नहीं शुरू कर देते, तब तक वो हमारा नॉन करंट एसेट नहीं बनता और तब तक हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते। तो 4,50,000 की हमने एडवांस पेमेंट की थी, एडवांस एक्सपेंस था, उसे डेबिट होना चाहिए था, ना कि नॉन करंट एसेट को डेबिट होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया? कहता है टीएलई पेड एन एडवांस ऑफ ₹4,50,000 ऑन द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड एडवांस वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ऐसा मोस्टली हो जाता है कि नॉन करंट एसेट आपने नेक्स्ट ईयर में परचेज करने, वो नेक्स्ट ईयर में आपके पास आएंगे टू बी फॉर यूजेज, और बाकी पेमेंट भी आपने नेक्स्ट ईयर करनी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में आपने एडवांस पेमेंट कर दी है ताकि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाए। अब वो जो एडवांस पेमेंट आपने की हुई होती है बेटे, वो जब तक एसेट आपकी पोजेशन में नहीं आ जाता, यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, वो आपका नॉन करंट एसेट नहीं है। उसे एडवांस एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए था, एडवांस पेमेंट में डेबिट होना चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, मिस्टेकनली इंक्लूड हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में आपने डेबिट कर दिया। हम क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट करने का मतलब आपने इंक्लूड कर दिया, वहां से माइनस कर दो क्रेडिट करके। मैं क्या करूंगी? वो जो एडवांस पेमेंट गलती से प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड हो गई हुई है, वो क्रेडिट करके माइनस कर दो 4,50,000। अब ये 4,50,000 की अमाउंट आपने नॉन करंट एसेट के अकाउंट में इंक्लूड की हुई थी, तो डेफिनेटली डेप्रिशिएट भी हुई होगी। तो फिर क्या करना है? आपने इसके डेप्रिसिएशन इफेक्ट को भी कैंसिल करना है। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल करना हो तो बेटे क्या करोगे? रिवर्स एंट्री पास करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी डेबिट हो जाएगी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो उसने आपसे रिक्वायर्ड नहीं किया, सिर्फ एक्यूमुलेटेड में करेक्शन करनी। अब देखो मैं इसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की करेक्शन कैसे करूंगी, उसके लिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के बाद जो दिया हुआ है। कहते हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके जी, मेथड भी बता दिया, रेट भी बता दिया। अब पॉलिसी देखते हैं कि मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमें या ईयरली बेसिस पे। तो वो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट्स कमेंस इन द मंथ इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और उस मंथ की कंप्लीट डेप्रिसिएशन लेनी है जिस मंथ में एसेट को आपने एक्वायर किया। अब हमने एडवांस पेमेंट कब की थी? 17 जनवरी को, मतलब जनवरी के मंथ में पेमेंट हो गई हुई थी। तो जनवरी के मंथ में हमने 4,50,000 एसेट में शामिल कर दिया हुआ था, तो इसका मतलब है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, पूरे साल आपने डेप्रिशिएट किया। तो जब 4,50,000 एसेट में से माइनस करोगे तो उसकी 4,50,000 के अगेंस्ट में जो 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की होगी वो भी कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से 4,50,000 पर 10% कितना बनता है बेटा जी? 45,000। अब इसी तरह दूसरे एरर को रेक्टिफाई करते हैं। कहते हैं आपने मशीन को इंस्टॉल किया था और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई थी 2013 जनवरी 2013 में। अब जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं दैट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है? तो इसे कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ द मशीन रुपीज 2.7 मिलियन वॉज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट में जो नई मशीन आपने इंस्टॉल की थी उसकी कॉस्ट तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दी और होनी भी चाहिए थी, बट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू 300,000 हैड बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। लेकिन जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस थे वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होने चाहिए थे 3 लाख। आपने कॉस्ट में इंक्लूड करने की बजाय, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करने की बजाय आपने क्या किया, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर एक्सपेंस में से निकालोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 3 लाख को इंक्लूड करोगे। हाफिज, मैं अभी बेटे देती हूँ आपका क्वेश्चन। अब जब 3 लाख प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं हुआ था, देन डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होगा। तो अब हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट करेंगे तो बेटे इसकी एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। कितने परसेंट? 10%, जो कि बनेगा 30,000। अब जनाब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनके करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, जो कि आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं उस पर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं हमें लेट ज्वाइन किया, आज आपके सीआर भी लेट हो गए, अब स्टिल क्लास एब्सेंट है। 100% स्ट्रेंथ नहीं है अभी भी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम सीआर तो पूरे टाइम पे था क्लास में। अच्छा, पूरे टाइम पे थे जी। अच्छा ठीक है जी। मैंने पूछना ये था कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, ये क्या सीन है? ये क्या सीन है? टाइम पे थे ना? जी मैं पहले नहीं, अच्छा, जब आपने किया ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ये 4,50,000 से मैं बताती हूँ, डेबिट देखो किया, हाँ तो मैं मैंने रिपीट कर इस देती तभी फौरन किया था क्योंकि ये तो क्रेडिट हमने लिखना है कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का, हम तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इस वजह से मैंने वो रीजन किया था कि ये तो हाँ। क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा देखो उसकी रीजन क्या है, 4,50,000, क्या ये 4,50,000 प्लांट एंड मशीनरी में अमाउंट इंक्लूड होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी ना, इसलिए मैंने जी 4,50,000 एसेट में से निकाल दिया। लेकिन ये क्यों निकाला? क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड थी। अगर ये 4,50,000 की वैल्यू एसेट में इंक्लूड थी, देन डेफिनेटली बेटे वो डेप्रिशिएट भी हुई होगी। तो उसकी मैम, डेप्रिसिएशन को कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड पर लिखा। हम एसेट तो हमें भी मिला ही नहीं है, तो हम लोग क्यों उसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं? वो तो हमारी हाँ, क्लोजिंग यही तो इन्वेंटरी में गलती है ही। हुई है, यही तो मिस्टेक हुई है, यही तो हमसे मिस्टेक हुई है बेटे, कि जब एसेट मिला ही नहीं है, अभी आपको आपको आपके पास आया नहीं है, पूरी पेमेंट भी नहीं की, वो एसेट में जाना ही नहीं चाहिए था, एसेट में से भी निकालो। अब क्योंकि ऑलरेडी 4,50,000 की अमाउंट 1.23 मिलियन में शामिल थी, देन डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी हुई होगी। जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि बेटे अगर कोई अमाउंट रॉन्गली एसेट के अकाउंट में इंक्लूड हो, वो डेप्रिशिएट भी हो जाती है। तो एसेट में से कॉस्ट प्राइस निकाल दो, डेप्रिसिएशन में से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दो, इसलिए मैंने 45,000 डेबिट किया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और 3 लाख की ठीक है। अमाउंट शामिल होनी चाहिए थी, वो शामिल नहीं हुई। तो 3 लाख की वो तो अमाउंट, हाँ, वो तो रिपेयर है ना, हमारा एक्सपेंस है ये रिपेयर तो। नहीं था, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। और इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बेटे आपके जी एसेट की कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कॉस्ट होने प्राइस में चाहिए। ऐड होंगे। हाँ, तो जी वो तो होने कॉस्ट चाहिए प्राइस थे ना, में। तो होने चाहिए, तो जी वो शामिल नहीं थे, अब हमने शामिल किए। तो वो पहले से शामिल नहीं थे, इसलिए डेप्रिशिएट भी नहीं हुए। तो एसेट में 3 लाख शामिल भी कर दिया, डेप्रिशिएट भी कर दिया। तो फिर मैम ये 27 लाख का क्या करेंगे? कौन से 27 लाख बेटे? वो ये तो जो कॉस्ट ऑफ ऑलरेडी वो मशीन है। 27 लाख की जो कॉस्ट है वो कहते हैं डेबिट हुई हुई है, उसकी कोई गलती नहीं। 27 लाख वॉज ठीक है। डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये कॉस्ट ये है, ये एक तो तरह उधर ही से ये जानी दो चाहिए। मशीन की बात कर रहा है यहाँ पे। एक ही मशीन है जिसकी परचेज प्राइस 27 लाख और इंस्टॉलेशन चार्जेस 3 लाख थे, तो टोटल 30 लाख से डेबिट होना चाहिए था, हमने 27 नहीं लाख से नहीं, डेबिट कर दिया। फर्स्ट वाले में तो जो मशीन है ना उसकी 11,25,000 है। हाँ वो तो अब और ये मशीन है, दूसरी ये मशीन है दूसरी, वो। हाँ ये दूसरी है, जी ये वही कोई मैं कह और रहा हूँ ना, दो मशीन है। मशीन की बात कर रहा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। यस मैम। तो मैम फिर ये जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने ये इसकी परसेंटेज लेके से डेबिट किया, ये जरा बता दे फिर। 3 लाख, ये 3 लाख वाली अमाउंट को नहीं नहीं, 4,50,000 वाली। बेटे ये देखो, 4,50,000 मुझे बताओ, हमने सॉरी तो 45,000। 45,000, 4,50,000 बिगनिंग बैलेंस में शामिल था। वो यही बता रहा है ना कि 4,50,000 की अमाउंट गलती से नॉन करंट एसेट में इंक्लूड हो, तो अगर वो इंक्लूड हो गई है तो डेप्रिशिएट भी हो गई होगी, कंफर्म बात है, तो उसकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल करो। ठीक है क्लियर हुआ? मैम। नहीं मुझे अभी भी नहीं समझ लगी, क्योंकि हमने तो मशीन अभी हमारे पास आई नहीं है, तो हम डेप्रिशिएट भी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि
क्यों हमने डेप्रिशिएट? एडवांस दिया बेटे उससे कीप 4 इन लाख। माइंड, हाँ हमें कीप इन माइंड, एक अगर क्वेश्चन कोई ये है, अमाउंट, मैं समझ गई आपकी बात, कीप इन माइंड, अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई अमाउंट रॉन्गली नॉन करंट एसेट में इंक्लूड हो गई हुई है, तो नॉन करंट एसेट की टोटल कॉस्ट में वो इंक्लूड हो गई है, तो वो अंडरस्टूड बात है कि डेप्रिशिएट भी हुई होगी। जो अकाउंटेंट, उसे तो नहीं पता कि भाई इस 12 लाख और इतने में, बल्कि 12 मिलियन में कौन कौन से एसेट की वैल्यू इंक्लूड है। अकाउंटेंट ने तो 12 पॉइंट समथिंग मिलियन की अमाउंट लेनी है और उसको डेप्रिशिएट कर देना। वो तो बाद जी में पता चला कि 4,50,000 की अमाउंट इसमें रॉन्गली शामिल थी, होनी नहीं चाहिए थी। अगर शामिल है तो अंडरस्टूड बात है कि डेप्रिशिएट हुई है, इसलिए उसके डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को कैंसिल कर। ठीक है मैम। ठीक है, चलो आप होल्ड करो। और मोमना, मैम, और ये जो बिगिनिंग बैलेंस है, ये दोनों के यहाँ पे कोई अल्फाज इसने ऐसे यूज ही नहीं किया कि हम इनके बिगिनिंग बैलेंस ही ये समझे। है क्लोजिंग है, बट बिफोर रेक्टिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एरर्स। तो हम करेक्शन करने जा रहे हैं, जब वो करेक्शन प्रोसीजर में आएंगे तो ये बिगनिंग बैलेंस कंसिडर। जी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, कि मतलब कि ना वो क्लोजिंग या बिगिनिंग कोई भी अल्फाज ऐसा यूज ही नहीं कर रहे यहाँ वो पे। हमने खुद से असेस करना है। देखो उसने ये बैलेंसेस कब दिए हमें, सबसे ऊपर देखो उसने डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2030, साल के एंड जी के बैलेंसेस हैं। एक्चुअल में ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, बट रॉन्ग है, उसमें ये दो मैम, ये एरर्स हुए हैं, तो एडजस्टमेंट। लग तो ऐसे रहा है कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करके नीचे वाली बुक वैल्यू आ गई है। वो तो डेफिनेटली बेटे 12 मिलियन में से 4 मिलियन माइनस होगा तो बुक वैल्यू 7.5 मिलियन है। हम जी कॉस्ट को अलग से रेक्टिफाई करें, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग से रेक्टिफाई करें। ठीक है मैम। ठीक है बेटे, आप होल्ड करो, मैं जी मोमना से मोमना का क्वेश्चन ले लूँ। हाँ जी मोमना, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटे। मैम ये जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, ये हमारा एसेट तो नहीं है, फिर भी है, हमने एसेट में डाल दिया। हमने बात की थी कि बेटे नॉन करंट एसेट को जब हम परचेज करते हैं, उसको परचेज करने से लेकर उसको यूजेबल कंडीशन तक लाने के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम उन्हें कैपिटलाइज करते हैं, परचेज प्राइस में ऐड करते हैं, तो एसेट की कॉस्ट बनती है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं मशीन को बेटे फिक्स करने से पहले, प्रॉपर साइट बना के उसको वहां पे फिक्स करने से पहले हम यूज नहीं कर सकते। तो यूज करने से पहले के मेजर एक्सपेंस है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। होना चाहिए था, कॉस्ट में इंक्लूड हुआ नहीं है, अब हमने इंक्लूड कर। ठीक है मैम, क्लियर है। क्लियर है बेटे? और कोई जी जी क्वेश्चन? मैम, नो मैम सी। हाँ जी हामिद बेटा, अब आपके एंड पे जी मैम, क्लियर है मैम। क्लियर है। चलो मैं आप दोनों का अनम्यूट रखा हुआ है, बाकी स्टूडेंट भी बेटे जब चाहे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रेलेवेंट फर्दर प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में, विद द टाइटल ऑफ रोज एंटरप्राइजेस। मैम जी रिक्वेस्ट कर, हाँ पूछें पूछें पूछें, बिल्कुल पूछें बेटे। ये 45,000 मुझे अभी भी नहीं समझ आया। अच्छा अब देखो, 4,50,000 समझ में आया? हाँ जी, वो तो पता है ना, एडवांस पे किया हमने, हाँ, क्यों मैंने एसेट में से निकाला? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रहा है। इसलिए नहीं निकाला बेटे, इसलिए निकाला, अभी तो ये एसेट 4 लाख, हमने जो एसेट मशीन नंबर 1 थी उसकी टोटल कीमत थी 11,25,000। वो जी मशीन हमारे पास आनी है अगले साल, अगले साल। नेक्स्ट ईयर में आनी है, और नेक्स्ट ईयर में जब वो जी आएगी तब हम उसे यूज करेंगे, तब जब यूज करेंगे फिर उसे डेप्रिशिएट होना चाहिए था। जी अब हुआ क्या, अभी तो हमने 11,25,000 के अंगेंस्ट में 4,50,000 की एडवांस पेमेंट की। जी जो एडवांस पेमेंट करते हैं ना नॉन करंट एसेट को परचेज करने के लिए, वो बाद में यस जाके मैम। कॉस्ट प्राइस का पार्ट तो बनेगी बाद में जाके, लेकिन कब? जब एसेट हमारे पास आएगा, एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, यूजेबल कंडीशन में आ जाएगा, तो तब 4 लाख। अब वो वर्किंग कंडीशन में कब आएगा? 2014 में, नेक्स्ट ईयर में। 2013 में इसे नॉन करंट एसेट में शामिल नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने निकाल दिया। मैम ठीक है, बात ना ये यहाँ से परेशान करिए कि देखे ना कि अभी आया नहीं, तो हमने इंस्टॉलेशन वाला भी, रिपेयर भी वो भी ऐड कर दिया। नहीं नहीं, वो तो दूसरी मशीन है बेटे, वो अलग पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 अलग है। पॉइंट ठीक नंबर हो 2 में गया। मशीन नंबर 2 है, वो तो हमारे पास ठीक है आ मैम, चुकी, फिक्स हो चुकी, हम यूज कर रहे हैं। तो फिर ना उसकी कॉस्ट भी 27 लाख ऐड करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले की वो क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन 27 लाख वॉज डेबिटेड, वो डेबिट हो चुकी है। जो हमारे पास बिगनिंग बैलेंस है 12 मिलियन का, उसमें 2.7 मिलियन 27 लाख शामिल है उसमें, जी इसलिए दोबारा से शामिल नहीं करेंगे। जो नहीं शामिल उसको करो। ठीक हो गया मैम। अभी भी नहीं समझ आया?
मैं दोबारा करूंगा ना, फिर वो अगर ना हाँ, हुआ फिर आप चलो ठीक है बेटे, आप मुझे इस लेक्चर के फौरन बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जी मैम। अब बेटे रोज एंटरप्राइजेस पे आओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इसमें जनाब हमारा करंट ईयर, उसने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ईच क्वेश्चन में बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर उसने कोशिश की है कि जनवरी से दिसंबर तक ही हो। तो इसमें रोज एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस ईयर है वो 31 दिसंबर 2017 को क्लोज हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? ए रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट को डिस्पोज ऑफ किया उसकी जर्नल एंट्री बतानी है। और बी पार्ट है डिटरमिन कीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू। बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट को कहते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू फिक्स एसेट्स की फाइंड आउट कीजिए 31 दिसंबर 2017 को। तो बेटे बुक वैल्यू के लिए हमारे पास हर फिक्स एसेट की, हर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम हर एसेट की कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते चले जाएंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी और जो एसेट सेल हुआ होगा उसमें से उसका जो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है वो पास कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या है। इसमें बेटे 3 तरह के नॉन करंट एसेट का जिक्र है इस क्वेश्चन में, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, इसको यूं सॉल्व करोगे, तीनों प्लांट वाइज हम ना वर्किंग पहले कर लेते हैं, वर्किंग चार्ट यहां बनाते हैं। जी बेटे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो 3 तरह के एसेट्स का जिक्र है, एक है लैंड, एक है बिल्डिंग और थर्ड है आपके पास बेटा जी प्लांट। अब बेसिकली कहता है बुक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बुक वैल्यू कब फाइंड आउट करोगे? जब हमारे पास कॉस्ट होगी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में कॉस्ट स्ट्रेट नहीं गिवन। इन तीनों एसेट्स की आपने पहले कॉस्ट फाइंड आउट करनी, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, वो आपसे जज कर रहा है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट? यस वी नो। हमें मालूम है कि बेटे कॉस्ट में क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है। इन स्पेसिफिक एसेट को अगर हमने परचेज किया है तो सिर्फ उनकी परचेज प्राइस इंक्लूड नहीं होती, बल्कि उसके जितने भी परचेजेस एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं बिफोर यूजिंग दो स्पेसिफिक एसेट, वो उस परचेज प्राइस में इंक्लूड होंगे। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब वो जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आएगी, फिर उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एंड मेथड वो कैलकुलेट करके माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी। तो चलिए जनाब, उसने हर एसेट से रेलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड परचेज विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। आपने कोई पुरानी बिल्डिंग परचेज की है, बेसिकली आपका पर्पस था जमीन खरीदना। अब उस पर पुरानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी, तो उसके साथ जो आपने लैंड परचेज की है और वो फ्री होल्ड लैंड है। फ्री होल्ड लैंड वो होती है जिसपे कोई नहीं, आपने बेसिकली प्लॉट परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज करना आपका पर्पस नहीं था, आपने प्लॉट के लिए पैसे दिए, उस पर न्यू बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करनी। जो ओल्ड बिल्डिंग है वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है, उस पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। एनी हो, उसकी वैल्यू वो क्वेश्चन में देता है 25,000 मतलब 25 मिलियन की आपने लैंड को परचेज किया और उस पर ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर था। अब इसलिए आपने क्या किया, जो ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश कर दिया है, खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, उस पर आपका खर्चा आया 1500। और वो जो तोड़ फोड़ करके बिल्डिंग मटेरियल आपके पास ईंटें और कुछ चीजें बची हुई होंगी आपको मिली डिमोलिश करने के बाद, आपने उनको बेच दिया 250 में। तो भाई जमीन की कीमत मुझे कितनी पड़ी, लैंड की मुझे कीमत कितनी पड़ी? एक तो जनाब 25 मिलियन परचेज प्राइस जो मैंने पे की थी। अब इसमें एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे।
जनाब उसको प्रॉपर, क्योंकि मैंने नई बिल्डिंग उस पर कंस्ट्रक्ट करनी थी, देन डेफिनेटली पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा। नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से पहले पहले जितना भी एक्सपेंस है वो लैंड को चार्ज करेंगे, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक लैंड चाहिए, प्लॉट चाहिए, खाली जमीन चाहिए जिसपे न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो। तो जनाब पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने पे आपका खर्चा हुआ 1.5 मिलियन। ओके जी, और 2,50,000.25 उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, वो माइनस कर देंगे। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग से रेलेवेंट क्या बताता है? बिल्डिंग से रेलेवेंट वो ये बताता है यहाँ पे परचेज प्राइस में जितनी भी कॉस्ट है, बल्कि मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे देती हूँ, वो हम ऐड कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और वो सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। बिल्डिंग की बात करें तो बेटे बिल्डिंग जो थी आपने नई कंस्ट्रक्ट करनी थी, पहले आर्किटेक्चर से उसका डिजाइन वगैरह बनवाया, उसका मैप वगैरह बनवाया, उसके चार्जेस आपने पे किए 800, वो बिल्डिंग में इंक्लूड होंगे। 800 का मतलब है 0.8 मिलियन, हम मिलियंस में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जिनसे आपने कंस्ट्रक्शन करवानी थी उस कंस्ट्रक्टर को आपने एडवांस पैसे दिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6,000, वो भी उसके कॉस्ट में शामिल होंगे। 6,000 का मतलब है 6 मिलियन आपने आर्किटेक्चर को पे किए हैं एडवांस पेमेंट, जिसने आपको पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ एडवांस दिया था 6 मिलियन का, बाकी फर्दर पेमेंट की है। बेटे जो आर्किटेक्चर होता है उसको 100% पैसे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसने आपको बिल्डिंग बना के देनी होती है, हम जैसे जैसे बिल्डिंग 10% कंप्लीट हुई कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं, बिल्डिंग 10% कंप्लीट हुई 10% और पैसे दे दिए जाते हैं, बिल्डिंग 50% कंप्लीट हुई फिर और फर्दर पैसे दे दिए जाते हैं। तो सारे पैसे एडवांस में दी तो नहीं, हम उसको दे देते हैं, वो पार्टी भाग जाए। खैर बिल्डिंग पे काम हो रहा है, ड्यूरिंग काम आपने फर्दर पेमेंट क्यूसी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मजीद पैसे दिए, ये बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, बिल्डिंग पे खर्चा हो रहा है 35 मिलियन का, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाए। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लांट से रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे, कहते हैं प्लांट ये 4,004 मिलियन की आपने पेमेंट की है, और ये बेसिकली है क्या, 25% है कॉस्ट ऑफ प्लांट पेड इन एडवांस। जो 4 मिलियन आपने दिया ना प्लांट की जो टोटल वैल्यू है उसका 25% दिया। जो आपने प्लांट के केस में 4 मिलियन की पेमेंट की है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट का 25% आपने पे किया। 100% कैसे निकालोगे? 4 मिलियन 25% है, 25 से डिवाइड, 100% कॉस्ट परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी है तो बेटे 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि जनाब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी करके देखिए, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 मिलियन की टोटल परचेज प्राइस बनती है हमारे प्लांट। एंड कीप इन माइंड जब हम एसेट परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट लेते हैं तो बेटे चाहे वो परचेज प्राइस हमने पे कर दी ये स्टिल पेएबल है, वो दोनों वैल्यूज लेते हैं। जैसे इसके लिए देखो परचेजेस, क्या हम सिर्फ कैश परचेजेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? जी नहीं, हम जनाब एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, उसमें जो चीजें आपने उधार खरीदी हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। सेम इज हेयर फॉर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जब आपने खरीद लिया उसको यूज करना शुरू कर दिया, चाहे आपने उसके केस में 100% पैसे दे दिए या कुछ दे दिए, बकाया देने वाले रहते हैं, जब आपने परचेज प्राइस लेनी है टोटल लेनी है, आइदर पेड 100% और पार्शली पेड, चाहे 100% पे हो गई या पार्शली पेड है, आपने परचेज प्राइस टोटल कंसीडर करनी है। तो जनाब मैंने 4,000 मिलियन से टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली 16 मिलियन। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस, आपने बाहर से ये मशीन मंगवाई है तो कैरेजिंग का खर्चा, और हमने पढ़ा हुआ है नॉन करंट एसेट को यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैपिटलाइज किए जाते हैं और हम एसेट की परचेज प्राइस में ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ। ओके जी, इसका मतलब है 1.25 मिलियन ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। इंस्टॉलेशन चार्जेस
4 लाख के हैं, ये भी बेटे हमेशा कॉस्ट प्राइस का पार्ट बनेंगे। 4 लाख का मतलब है 0.4 मिलियन। ओके जी, अब कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है जिनको हमने जनाब यहाँ पे एडजस्ट करना है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले लैंड से रेलिवेंट वो एक एडजस्टमेंट दे रहा है, कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड हमने कितनी लिखी हुई है देखो, 25 मिलियन प्लस 1.5 माइनस 0.25। ये जो कॉस्ट है इसमें कहता है आपने दो चीजें शामिल की हुई हैं, दो एक्सपेंसेस इंक्लूड किए हैं। अब देखो जब वो एक्सपेंसेस की बात करें कि जनाब ये एक्सपेंडिचर्स नॉन करंट एसेट में या एसेट में इंक्लूड है, तो डिफरेंशिएट कर लीजिएगा इसमें से कौन सा एक्सपेंस कैपिटल है जिसे इंक्लूड होना चाहिए था। अगर तो वो इंक्लूड है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इंक्लूड होना चाहिए था, इंक्लूड है, फिर तो कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस इंक्लूड कर दिया है जो रेवेन्यू नेचर का था, एसेट को यूज करने के बाद का एक्सपेंस था, रेगुलर बेसिस पे इंकर्ड होता था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड हो गया, क्या करोगे? माइनस कर दोगे। देखो इसको पढ़ते हैं, कौन से दो एक्सपेंसेस हमने लैंड की कॉस्ट में इंक्लूड किए हैं। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स है बेटा, प्रॉपर्टी टैक्स, जब प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, प्लॉट हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, तो ईयरली बेसिस पे हमें उसका टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया करंट ईयर 2017-18 का, डेफिनेटली 18-19 में भी जाके उससे नेक्स्ट ईयर भी पे करोगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी पे करोगे, तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। और जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं बेटे, वो तो रेगुलर बेसिस पे जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, आप ऑनर हो जाते हो उसके बाद का ये टैक्स, और रेगुलर बेसिस पे होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था, इसको निकाल दो। उसके अलावा ट्रांसफर फीस है बेटे, जब तक हम लीगल एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर फी का लीगल एक्सपेंस इंकर्ड नहीं करते, पे नहीं करते, प्लॉट मेरे नाम शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले और प्लॉट को परचेज करने के लिए कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है रिलेटेड विद द परचेज ऑफ प्लॉट, दैट शुड बी द पास ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 1,20,000 जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये आपने हर साल पे करना है, इसे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, आपने गलती से इंक्लूड किया, इसको माइनस कर देंगे। लेकिन जो 8,50,000 की ट्रांसफर फी है वो तो वन टाइम का एक्सपेंस है, और जब तक ये ट्रांसफर फी हम बियर नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे, प्लॉट हमारे नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, नॉन करंट एसेट हमारा नहीं बन सकता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे शामिल होना चाहिए था और उन्होंने किया हुआ, बिल्कुल ठीक किया। तो जो रॉन्गली इंक्लूड है उसे मैं माइनस कर देती हूँ, लेस प्लस माइनस की एडजस्टमेंट्स। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या है, कितने की अमाउंट है जो माइनस करनी? 1,20,000। 1,20,000 का मतलब है 0.12 मिलियन। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बिल्डिंग का ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, बिल्डिंग हमारे पास यूज के लिए कब से अवेलेबल है? 1 जुलाई 2017। हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2017। तो बिल्डिंग हमारे पास यूजेबल कंडीशन में आई है, हमने बिल्डिंग को यूज करना शुरू किया फ्रॉम 1 जुलाई। तो जब से नॉन करंट एसेट को यूज करना शुरू किया तब से इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अच्छा जनाब, हमने कंस्ट्रक्शन किससे करवा रहे थे? बिल्डिंग से रेलेवेंट क्यूसी कंपनी से कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। 6,000 एडवांस दिया था, 35,000 उसके बाद दिया। अब उसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फ्रॉम यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब उस कंपनी को जो फाइनल पेमेंट आपने की है, करनी है, पेमेंट नहीं की है, पेमेंट वो कहते हैं स्टिल अनपेड है, बिल आ गया, फाइनल इनवॉइस में बिल आ गया, पेमेंट अभी नहीं की है, लेकिन वो बिल्डिंग हमारे पास, हमारी ऑनरशिप में है, हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे रेलेवेंट ये जितने भी कंस्ट्रक्शन के खर्चे हैं हम उसे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे, चाहे पेमेंट उसकी नेक्स्ट ईयर में जाती है। तो एसेट क्योंकि मेरे पास करंट ईयर में आ चुका, मैं उसे यूज कर रही हूँ, चाहे उसकी 19 लाख की पेमेंट, 19 मिलियन की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करनी है, लेकिन 2017 की वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा 19 मिलियन, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट हुई है तो यूज करना शुरू किया है ना। तो उन्होंने जनाब 19 लाख का, 19 मिलियन का भी आपका एक्सपेंस कर दिया हुआ है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर दी हुई। अब जनाब 19 जी बेटे, ये जो आपने भी 19 लिखा है, ये 25 में एडेड नहीं था पहले से ही?
नहीं बेटे, ये फाइनल इनवॉइस है। प्रीवियस देखो, अगर इंक्लूड होता तो वो ये बताता है, जिस तरह उसने बेटे लैंड से रेलिवेंट बताया ना कि कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी देखो, अभी बिल आया जो कि नेक्स्ट ईयर पे करना है। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो वैल्यूज दी हुई है, एक 6,000 की, एक 35,000 की, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये वो अमाउंट्स हैं जो पे हो चुकी और वो पेएबल है, नेक्स्ट ईयर में पे करना है। इसका मतलब ये 19 मिलियन उसमें शामिल नहीं है, अदर देन 6 and 35 मिलियन। मैम ये जो प्लांट, न्यू प्लांट का 25% था, इसमें हमने टोटल वैल्यू लिखी है 16 मिलियन जो थी। हाँ जी, 4 मिलियन क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वो हमने ओवरऑल क्यों लिखी है? हमारे जो प्लांट हमने खरीदा उसकी टोटल कॉस्ट जो थी वो 16 मिलियन थी, उसमें से 4 मिलियन जो है वो हमने पे कर दिया, रिमेनिंग 12 मिलियन पे करना है। लेकिन वो प्लांट हमारे पास आ चुका, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मुझे ये बता रहे हैं कि वो हमने फिक्स भी कर दिया, इसका मतलब यूज करना शुरू कर दिया, तो मेरा एसेट हो गया। जब यूज करना शुरू कर दिया, मेरा एसेट हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है, तो बेटे उसको परचेज करने से रेलेवेंट जो टोटल प्राइस थी उस 16 मिलियन में से 4 मिलियन दे दिया, 12 मिलियन नेक्स्ट ईयर में पे करना है। लेकिन आपने क्या करना, उसको कॉस्ट में पहले इंक्लूड कर देना। मतलब होगा क्या, समझो, आप इसको यूं समझ लो, आपने प्लांट खरीदा 4 मिलियन का कैश पे प्लांट है, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, और 12 मिलियन का उधार खरीदा। अब जो उधार एसेट खरीदा वो भी तो बुक करोगे ना, प्लांट एंड मशीनरी 12 मिलियन डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, सिर्फ क्रेडिट का फर्क। ठीक है, लेकिन मैं फिर ये 4,000 तो निकाल दें, 400 जो है, ये जो 4 मिलियन है ये तो निकाल देना चाहिए था। निकाल नहीं, वो 16 मिलियन में शामिल हो गया ना, निकाला नहीं है, 16 मिलियन में शामिल है। लेकिन ये तो पेड है, ये हमने पे कर दिया एडवांस में। हाँ, तो अब जो है बाकी 12 लिखना चाहिए था ना, 12 मिलियन। लेकिन चाहे एडवांस पे कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे किया ना, टोटल कितने पैसे देने आपने उस मशीन के बेस में? 16 मिलियन। हाँ, तो जो टोटल परचेज प्राइस है वो तो 16 मिलियन है। टोटल परचेज प्राइस की हम पेमेंट कैसे करते हैं हमें इससे कंसर्न नहीं है। टूल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एसेट की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल परचेज प्राइस है, वो रिकॉर्ड है। उसकी पेमेंट कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ठीक है बेटे, जी जी। ओके। अब बेटे पॉइंट नंबर 3 में आइए, प्लांट से रेलेवेंट एक एडजस्टमेंट दी हुई है और वो क्या है? सेम वैसी ही एडजस्टमेंट है जो लैंड से रेलेवेंट है। दो एक्सपेंसेस हुए, इनमें से आइडेंटिफाई करने अगर तो दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शामिल कर दें, और अगर ऑलरेडी शामिल है ओके, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गलती से शामिल हो गए माइनस कर दें। पढ़ते हैं, कहते हैं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस प्लांट के दिए, फिर से देखो वर्ड यूज किया इंक्लूड, उसमें शामिल है, क्या शामिल है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटे नॉन करंट एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई जाती है, अगर फायर इंश्योरेंस करवाई है तो हमें खतरा है कि प्लांट एंड मशीनरी को हम यूज करेंगे तो बाद में कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और इश्यू ना हो जाए। यूज करने के बाद के लॉस को अवॉइड करने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है, ये तो यूज करने के बाद का एक्सपेंडिचर है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको तो बेटे कैपिटलाइज करना ही नहीं चाहिए था हमें, इसको निकालो। और वैसे भी एनुअल एक्सपेंडिचर, एनुअल का वर्ड उसने तो यूज किया हुआ, हर साल इंश्योरेंस करवानी है। तो नॉन करंट एसेट को यूज करने के बाद के जितने भी एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। हमें उसमें कॉस्ट में उनको शामिल नहीं करना चाहिए, हम उसे कॉस्ट में से निकाल देंगे। और इसके अलावा एक और इंश्योरेंस है जनाब, दो वैल्यूज ही में है, एक तो एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसके अलावा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट के वर्ड पे फोकस कीजिएगा। जब हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, रास्ते में लॉस नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमने बाहर से मंगवाया, इंपोर्ट किया है, सफर ज्यादा है, रास्ते में हमें टेंशन है, डर है कि कोई डैमेज ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई थेफ्ट का कोई ऐसा इशू ना हो जाए, रास्ते में उसको लॉस से बचाने के लिए भी इंश्योरेंस करवा दी जाती है। अब ये वो इंश्योरेंस है जो एसेट आपके पास पहुंचने से पहले का एक्सपेंस है, मतलब उसको यूज करने से पहले का एक्सपेंस है, दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। जो इंश्योरेंस आपने एसेट को यूज करने से पहले करवाई है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और जो यूज करने के बाद इंश्योरेंस करवाई है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, क्योंकि वो जो फायर इंश्योरेंस है वो सिर्फ एसेट को यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए और लॉस से बचाने के लिए, ना कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी। तो जनाब जो एनुअल इंश्योरेंस आपने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम करवाई है प्लांट की, वो यूज करने के बाद आपको बेनिफिट देगी, उसकी अमाउंट 3,50,000 है, वो कॉस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए थी, आपने कॉस्ट में शामिल की, माइनस को।
और जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, रास्ते में है आपका प्लांट, आपके पास पहुंचने से पहले तक उसको लॉस से बचाने के लिए आपने जो एक्सपेंस किया है 60,000 का, वो कैपिटलाइज होना चाहिए, और वो है, इंक्लूड है, बिल्कुल ठीक इंक्लूड है, कुछ नहीं करें। प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त, प्लांट को हमने यूज करना शुरू किया 1 अगस्त 2017 से, तो ये जब यूज करना शुरू किया तब से हम उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। अब जो रिमेनिंग अमाउंट कहते हैं आपने प्लांट की पे करनी थी 12 मिलियन की, वो आपने 31 अगस्त 2017 को पे कर दी, ठीक है जनाब। अब कोई ओल्ड प्लांट था, उसको आपने सेल कर दिया। यहाँ पे जिस प्लांट का हम जिक्र करेंगे न्यू प्लांट है, क्योंकि वो अभी परचेज कर रहे हैं, इंस्टॉल हो रहा है, रास्ते में है। ओल्ड प्लांट आपने सेल कर दिया, वो डिस्पोजल से रेलिवेंट उसको देखेंगे। बिल्डिंग and plant are depreciated at the rate of 5% and 10% respectively on reducing balance method. तो चलिए पहले न्यू एसेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, ओल्ड एसेट की बाद में बात करते हैं। अब टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आई आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन तीनों नॉन करंट एसेट की मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बनती है? 25 plus 1.5 minus 0.25 minus 0.12, ये बनती है बेटे 26.13 मिलियन। नेक्स्ट में है 6.8 plus 35 plus 19, हाँ जी बेटा Badur-Rahman, can you listen me? 6.8, 35 and 19 million. चलो मैं दोबारा से लेती हूँ आपका नोटिफिकेशन, जैसे ये मुझे बेटे टोटल कर देना। 60.8 मिलियन, 16, 1.25 plus 0.4 plus 0.35, मैं पूछना ये था कि जब ये पहले ही 1000 कॉमन ले तो फिर जो नेक्स्ट आगे अदर इन्फॉर्मेशन देगा उसमें भी 1000 खुद ही खुद कॉमन ही होगा? कॉमन नहीं होगा, वो लेना होगा। देखो मैंने कॉमन किया उसको। जी वो तो मुझे वो मैं देख रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसने 1,20,000 जैसे लिखा है यहाँ पे उसने ये टैक्स का, तो आपने जब प्लस माइनस किया तो इस वजह से मैं पूछ रहा था 0.12 आपने लिख दिया ना, तो फिर मैंने कहा था 1000 जिसने भी कॉमन लिया हो, तो इसमें भी अदर इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो मैम एक बात ये कि ये जो प्लस माइनस आपने क्यों किया? हम तो सिर्फ माइनस नहीं कर रहे इसको, प्लस वाला तो हमने ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? 850 कौन सा 850? अच्छा वो नहीं वो तो इसमें बनता नहीं ना है बेटे, वो है तो कॉस्ट का पहले से ऐड है। वो पता क्यों? हाँ वो क्योंकि ऑलरेडी ऐड है, उसे ऐड होना चाहिए था, इसलिए कुछ नहीं किया। जो चीज ऐड होनी चाहिए थी ऐड थी, उसका कुछ नहीं करना। वही मुझे समझ आ गया। मैंने कहा प्लस माइनस क्यों लिखा है साथ एडजस्टमेंट में? कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड हो रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स माइनस हो रही हैं। जैसे 0.12 मिलियन लैंड में से माइनस हो रहा है, 19 मिलियन ऐड हो रहा है। जी वो तो हम खुद ही नहीं साइन वो ब्रैकेट लगा के, हमारा मतलब यही था कि इसको माइनस कर इसको प्लस कर। आप जिस तरह आपको इजी लगे, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, ना लगाइए, वैसे एडजस्टमेंट लिख के प्लस माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया बेटे। अच्छा अब ये देखो उबैद बेटे, आपको भी अनम्यूट किया मैंने, मेरा ख्याल है वो फिर म्यूट हो गए। अच्छा चलें, हामिद ये आपका नोटिफिकेशन बार बार मुझे क्यों आता है? मेरा तो नहीं। अब हाफिज हामिद और किसका नाम है आपकी क्लास में? और भी है? नहीं मैंने रेजन कर दिया वो सोर लोअर। अच्छा जी बेटा, अब हम जी लास्ट टू एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में लिखी जो ओल्ड प्लांट वाली थी, वो ओल्ड प्लांट, ये हम न्यू प्लांट को पहले सॉल्व कर लेना, ओल्ड प्लांट को मैं बाद में सॉल्व कर दूँ। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो बेटे लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वो कहता है 5% के लेनी आपने, और बिल्डिंग के प्लांट की डेप्रिसिएशन 10% है। तो सो इजी। अब देख लो कितने मंथ्स की लेनी है।
उसने क्वेश्चन में बताया था कि बिल्डिंग आपके पास आई है फ्रॉम 1 जुलाई, ये आपके पास आई है फ्रॉम 1 जुलाई इन ऑपरेशन, और प्लांट आपके पास ऑपरेटिंग कंडीशन में कब आया है? 1 अगस्त। मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो फिर डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट होगी? बिल्डिंग की यूं हम कैलकुलेट करेंगे, 60.8 मिलियन का 5% लेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और क्योंकि ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स यूज हुआ है, इसलिए 6/12 करेंगे तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। वो देखो कितनी बनती है, 60.8 का 5% लिया इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये बेटा जी मेरे पास बनती है इसकी डेप्रिसिएशन 1.52 मिलियन। इसी तरह बेटे प्लांट की हम कैलकुलेट कर लेंगे, 17.3 मिलियन का 10% लेकर ये 1 अगस्त को हमारे पास यूजेबल कंडीशन में है, तो कितने मंथ यूज किया होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये 5 मंथ्स हमने यूज किया, 5/12, तो 1.73 10% लेने के बाद इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बेटा जी मेरे पास डेप्रिसिएशन आती है 0.72083 मिलियन। अब उसने कहा है कि जनाब रिटर्न डाउन वैल्यू निकालिए। रिटर्न डाउन वैल्यू हम किसको कहते हैं? बुक वैल्यू को कहते हैं। तो बेटे कॉस्ट आपके पास है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, माइनस कर देते हैं, 26.13 मिलियन फॉर लैंड, और बेटा जी बिल्डिंग के लिए कितनी होगी? 60.8 माइनस 1.52, ये बनती है बेटा जी मेरे पास 59.28 मिलियन, और 17.3 माइनस 0.72083 मिलियन, ये बनती है जनाब मेरे पास 16.57917 मिलियन। और टोटल नेट बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट की तीनों को ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास बनती है 59.28 प्लस 26.13, ये बेटा जी मेरे पास बनेगी ₹101.98917 मिलियन। बताइए क्लियर है? बुक वैल्यू मांगी हुई थी तो जस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर दी, तो और उसके बाद ग्रैंड टोटल कर लिया, तो मेरे पास फिक्स एसेट्स की जो टोटल नेट बुक वैल्यू बनेगी वो मेरे पास 31 दिसंबर में आफ्टर डेप्रिसिएशन 101.987 मिलियन की हो। अच्छा, अब ओल्ड प्लांट हमने सेल किया, उसे सॉल्व करते हैं, उसको वो कहता है उसकी डिस्पोजल की एंट्री पास करें। तो बेटे डिस्पोजल की एंट्री पास करने से पहले ओल्ड एसेट पे मुझे उसके डिस्पोजल पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम उस एसेट की सबसे पहले एट द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम सेल हो रहा है उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे आएगी? कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके आएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कहता है ओल्ड प्लांट आपने सेल किया 1 सितंबर 2017 को, एंड एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%, उसकी जितनी भी बुक वैल्यू थी उसमें प्लस 20% का मतलब है कि हमने उसे प्रॉफिट में बेचा, क्योंकि बुक वैल्यू से 20% ज्यादा में बेचा। प्लांट वॉज हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2015, और 1 अप्रैल 2015 को हमने ये प्लांट परचेज किया था 8500,000 पे, 85 लाख पे खरीदा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब तक की लेनी है? जब तक हमने इसको सेल नहीं किया। हमने इसको जनाब सेल किया है 1 सितंबर को, इसका मतलब ये यूज हुआ है 30 अगस्त 2017 तक, ये यूज हुआ है 1 अप्रैल 2015 से लेके इतना यूज हुआ है। और ऊपर से 10% प्लांट को हम डेप्रिशिएट करते हैं, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो चलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए हमने जो एसेट सेल किया है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन की मैं वर्किंग करती हूँ यहाँ पे, देखो बेटे एसेट मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2015, अब जो 2015 का साल है मेरा,
वो भी तो 30th दिसंबर को, दिसंबर में एंड हो रहा है, यस दिसंबर में एंड हो रहा है। 31 दिसंबर 2015 को पहला साल इसका क्लोज हुआ। सेकेंड ईयर है जनाब आपके पास 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 को एंड हुआ। उससे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को क्लोज होना था, लेकिन हमने एसेट को 31 अगस्त 2017 में बेच दिया। अच्छा तो जी अब हमने इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 8500,000 पहले साल 8500,000 का रेट कितने परसेंट था? 10%। 10% लोगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन पहले साल 2015 में देखो मैंने कितने मंथ्स यूज किया है, 9 मंथ्स यूज किया है, इंटू 9/12 ये कितना बनता है जनाब? 8,50,000 का इंटू 9/12। तो पहले साल की इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 637,500। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 85 लाख में से कॉस्ट में से पहले प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, फिर उसका 10% लेंगे, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बनती है जनाब 85 लाख में से 8500,000 में से माइनस किया 637,500 माइनस करने के बाद इसका 10% लिया, ये मेरे पास बनता है जनाब 786,250। थर्ड ईयर में 85 लाख में से सारी की सारी डेप्रिसिएशन माइनस 637,500 वाली भी और 786,250 वाली, और फिर इसका 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में प्रीवियस ईयर की सारी डेप्रिसिएशन माइनस किया करते हैं। 637,500 माइनस 786,250, ये जनाब इसका 10% लिया, ये मेरे पास बनता है 707625। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बन गई इसकी? जब तक हमने एसेट को यूज किया और जब बेचने का टाइम आया तब तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी वो देखते हैं। मैम ये तो अगस्त तक नहीं है। अच्छा वो मैं भूल गई यहाँ पे। अच्छा कि बेटे आपने बता दिया, मैंने 30 अगस्त तक लिखा हुआ है। कितने मंथ्स बनते? 8 मंथ्स बनते। 8/12 में यहाँ लिखते 707,625 into 8 divided by 12। ये बनती है बेटे मेरे पास अमाउंट 471,750 प्लस 786,250 प्लस 637,500। हाँ जी बेटा ये देखो आपके पास में इतनी अमाउंट आ रही है 189,550। ये हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये यहाँ लिखते हैं जनाब 189,550 इतना डेप्रिशिएट हो चुका। इतना डेप्रिशिएट होने के बाद जो बुक वैल्यू मेरे पास बचती है वो बुक वैल्यू जनाब मेरे पास बचती है 660,4500। ये बुक वैल्यू 6.6 मिलियन की। अच्छा अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना है देखो। बुक वैल्यू है हमारे पास 660,4500। अब वो कहता है बुक वैल्यू से 20% पे ज्यादा बेचा। पढ़ लीजिए, कहता है 1 सितंबर 2013 एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%। इसका मतलब है कि जनाब हमें प्रॉफिट हुआ इस पे, तो डायरेक्टली प्रॉफिट की अमाउंट निकाल लेते हैं। 660,4500 का 20%, तो इट मीन्स के प्रॉफिट हुआ है हमें 1320900। अब हमारे पास एसेट को जो हमने सेल किया उसका प्रॉफिट लॉस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो देखो डिस्पोजल की एंट्री कर देते हैं। चाहो तो कंपाउंड एंट्री कर दो, चाहो तो इंडिविजुअल एंट्री कर दो।
चलेगी। मैं कंपाउंड एंट्री पास करती हूँ। बेटे जब एसेट सेल होता है तो देखो क्या कैश हमारे पास आया, चले आ गया होगा। बैंक को डेबिट करते हैं किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेचा है। मैंने कितने में बेचा है जनाब, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट पे बेचा है। मैंने बेचा है जो एसेट जिसकी बुक वैल्यू 6.6 मिलियन की थी उसे 7.925 400 मिलियन में बेचा है, तभी तो मुझे इतने मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, 1.3 मिलियन का प्रॉफिट। ये सेल प्राइस है, उससे बैंक को डेबिट कर दिया। अब जब बेटे एसेट सेल करते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करते हैं और उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 189,550। और जो एसेट बिक रहा होता है उसको कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट करते हैं। प्लांट को आपने सेल किया, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 85,100,000। अब इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है, अगर लॉस होता तो डेबिट करते। प्रॉफिट हुआ हमें 1320900 का। तो लीजिए डेबिट क्रेडिट हमारे इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए, इसको आप चेक कर लो। डेबिट साइड पे भी 9820,900 और क्रेडिट साइड पे भी सेम अमाउंट। लीजिए आपका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। हमने जर्नल एंट्री एक पास कर ली फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब पूछिए मुमना, क्लियर है बेटे? जी मैम क्लियर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा बताओ। जी मैम, बस मैंने ये पूछना था, ये जो 10% वाला है मैम, इसने यहाँ पे ये कहाँ यूज किया है कि हमने सेल किया तो हमने 10% का ये वाला? बेटे जब एक दफा बता दिया जाए ना कि बिल्डिंग को 5% अप्रिशिएट करना है तो जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी 5% के अकॉर्डिंगली। प्लांट को अगर उसने एक दफा बता दिया कि प्लांट को 10 लास्ट पॉइंट है बेटे, रिक्वायरमेंट से पहले तो लास्ट पॉइंट है, तो बिल्डिंग में प्लांट, प्लांट दोनों के बताइए उसने। हाँ तो प्लांट को 10% अप्रिशिएट करना है। ये नहीं बताया उसने कि ओल्ड प्लांट को या न्यू प्लांट को। इसका मतलब है जो कुछ नहीं बताया तो ओल्ड प्लांट्स भी और न्यू प्लांट्स भी 10% ही डेप्रिशिएट। ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन बेटे बाकी स्टूडेंट्स? मैम ये जो आपने भी बैंक लिखा है, ये आपने भी बैंक लिखा है, इसके आगे ये जो अमाउंट लिखी है ये कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? सेल प्राइस। देखो मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया ना। वो कहते हैं प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट पे कब बेचते हैं? जब बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं। मैंने क्या किया, बुक वैल्यू में प्रॉफिट के अमाउंट को ऐड कर दिया। 6.6 मिलियन में 1.32 मिलियन ऐड किया तो मालूम हुआ जो एसेट 6.6 मिलियन का था वो 7.925 मिलियन में बेचा है, इसीलिए मेरे पास 1.320 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हो गया? शाबाश बेटे। बाकी स्टूडेंट ने भी अगर कुछ भी पूछना है पूछिए। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, रिमेनिंग भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ सीआर दोनों, अब कल आप लोगों ने कहा था असाइनमेंट, हाँ तो अब मैं दे दूं असाइनमेंट? ये दी तो अच्छी खासी दोनों क्वेश्चन। यस बेटा, ये तो मैंने क्लास में सॉल्व कराया था। जो ये सीआर साहब जो है ना, ये क्लास के साथ ये ना मैंने ना एक आपसे कहना था कि 1-2 मिनट आप निकाल के ना, बस वो जो कल टेस्ट हुआ था ना उसमें वो 2 चेक थे, एक था 181 का और 182, वो 2 ऐड नहीं होने थे, बस उसका बस थोड़ा सा कांसेप्ट दे दीजिएगा। अच्छा वो मैंने अभी टेस्ट देखा नहीं बाकी है, मेरे पास टेस्ट आता है, मैं देखकर आपको उसमें व्हाट्सएप पे डिस्कस कर देती हूँ। मैं ना अब बेटा क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। नहीं आज नहीं कह रहा मैं, जब कभी काम का टाइम। चलो ठीक, इंशाल्लाह ऐसा करते हैं। उसके अलावा कोई इशू? अब होमवर्क दे दूं मोमना? दे दे। अब ठीक है बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 सारे का सारा अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद से करोगे ना तो फिर इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो टफ हैं। अगर आप बेसिक की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मुझे वो समझाने आसान हो जाएंगे। अगर आपने बेसिक की प्रैक्टिस नहीं की ना, ऑनवर्ड में एक क्वेश्चन भी नहीं आपको सॉल्व करवा पाऊंगा। तो इसलिए कोशिश करो जो आज करवाए उसको दोबारा से करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लो। अगर वो कर लिए तो फिर इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और मैंने आपसे डिस्कस करनी, और वो क्या, डेप्रिसिएशन के ईद से पहले जितने भी क्वेश्चंस हो चुके, मैं फुल कोशिश करूंगी कि इससे पहले हम इसको जितना भी वाइंड अप कर सके। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आफ्टर ईद में इस टॉपिक की तरफ जाने की बजाय जो हमारे रिमेनिंग 3 चैप्टर्स रह गए मैं उनकी तरफ पहले आऊंगी। लास्ट में अगर इसका 1 या 2 प्रॉब्लम रह गया वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसा ठीक है? ताकि सिलेबस की थोड़ी सी टेंशन कम हो।
मेरे ख्याल से आपका लेक्चर तो कल लास्ट नहीं होगा। मुझे भी यही लग रहा है थर्सडे में। मैं कोशिश करती हूँ अगर कहीं बीच में कोई टाइम स्लॉट अवेलेबल हुई तो मैनेज कर लें। क्योंकि आपका लेक्चर कल लास्ट होगा, फिर थर्सडे वाले दिन है नहीं, तो फ्राइडे की वैसे छुट्टी है। हाँ जी, तो इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैनेज हो गया, नहीं तो फिर अल्लाह के स्पुर्द फिर ये कोई मसला करेंगे। नहीं है, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कि वो जो Yes. सिलेबस की टेंशन है वो हमारी कम हो जाएगी। मैं जस्ट आफ्टर ईद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाऊंगी। हम इन्वेंट्री और बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर जो हमारे पास स्पेयर टाइम होगा, टेंशन खत्म हो चुकी होगी, मैं वापस इसके जो 1 या 2 क्वेश्चन रह गए होंगे या 3 भी रह गए होंगे वो हम बाद में जी करेंगे। एग्री ठीक करते है हो इस मैम, बात से? ठीक है, ठीक है मैम, जैसा चलो आपको फिर, सही लगे। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।